यहाँ हम जानेंगे कि सभी अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इन सभी अम्लों में क्या समानताएं हैं। और ठीक वैसे ही हम जानेंगे कि सभी क्षारक का उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इन सभी क्षारकों में क्या समानताएं हैं, यानी कि अम्ल आपस में कैसे समान है और क्षारक आपस में कैसे समान है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में पढ़ा कि जितने भी अम्ल हैं ना, जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अम्ल हैं उन सब में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि सभी अम्लों में क्या है, सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता है। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये पता करते हैं ना कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय होते हैं या नहीं, ये हम पता करेंगे। ठीक है, और हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ यौगिक चाहिए, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज लें C6H12O6, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, और इसके साथ ही एल्कोहल C2H5OH। इन सब का हम लोग क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, और विलयन हम लोग ले लिए। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, इसमें हम लोग एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क ये बना होता है और इसमें जो है ना हम लोग कोई कील आसानी से चुभा सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसे 2 कील कांटी नेल, आयरन नेल जो है वो लगा के रख दिए। अब क्या करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं 6 वोल्ट की। बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसके साथ में हम लोग एक बल्ब जोड़ते हैं और एक स्विच भी हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, और इसके तार को हम लोग जोड़ देते हैं कील में। ठीक वैसे ही बैटरी का ये दूसरा सिरा जो है इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं कील में। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार इस बीकर में हम लोग क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये बल्ब जला या नहीं जला। दूसरी बार हम लेते हैं अल्कोहल HCl को हटाकर, फिर से स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे कि ये बल्ब जला या नहीं जला। उसके बाद हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन डालकर भी ऐसे ही चेक करेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। और अगर हमने कोई अम्ल लिया है, जैसे कि हमने ग्लूकोज भी लिया था, तो इस ग्लूकोज के विलयन को डालकर भी हम चेक करेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। हम देखेंगे कि बल्ब तभी जलता है जब इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है। ठीक है, जबकि जब हमने अल्कोहल या ग्लूकोज इन दोनों का विलयन जब डाला था तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जल रहा था। इससे ये पता चलता है कि ये जो हैं ये विद्युत का चालन नहीं करते, अल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। अब कारण क्या है, अब बल्ब जल रहा है ना, इसका मतलब कि विलयन में क्या है, आयन है, क्योंकि आयन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जहाँ पर आवेश होता है। अब ये आयन आया कहाँ से, तो ये कैसे आता है इसको हम लोग एक अभी सामने देखेंगे। ये हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका हमने विलयन लिया था ना, यानी कि जल में मिलाया। तो जब हम जल में मिलाते हैं ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ में क्लोराइड आयन भी बनाता है। अब क्योंकि यहाँ पर आयन का निर्माण हुआ तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन धनायन है और साथ में क्लोराइड ऋणायन भी है। तो ये क्या करता है, ये विद्युत का चालन करता है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल का भी विलयन लिया था, यानी कि जल में मिलाया। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, ये हाइड्रोजन धनायन और साथ में सल्फेट ऋणायन बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर आयन है तो ये भी क्या करता है, विद्युत का प्रवाह करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं दोनों अम्ल में क्या समानता है, हाइड्रोजन आयन। अब जहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन होता है ना, इसकी उपस्थिति, वो विलयन कैसा व्यवहार दिखाता है, अम्लीय व्यवहार दिखाता है। ठीक है, ऐसा ही काम हम लोग, ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है नहीं, बल्ब जलता है या नहीं,
वो किसके साथ कर सकते हैं, हम लोग ये क्षार ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई दूसरा क्षार है तो हम इन सब का भी क्या कर सकते हैं, इन सब का हम लोग जल में विलयन बनाकर ये जांच कर सकते हैं कि क्या ये विद्युत धारा का प्रवाहन होने देते हैं, उसको प्रवाहित होने देते हैं, यानी कि बल्ब जलता है या नहीं। अगर बल्ब जलेगा इसका मतलब है कि ये भी जल में मिलकर क्या बनाएंगे, आयन। और अगर बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब ये जल में घुलकर मिश्रित होकर विलय होकर आयन का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जल में बार बार विलयन बना रहे हैं ना, तो देखते हैं कि जलीय विलयन में किसी भी अम्ल या क्षारक का क्या होता है। देखते हैं, हम लोग ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, और जल मिलाते हैं। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, वो हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड आयन में पृथक हो जाता है, यानी बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला नहीं रह सकता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। तो ये हाइड्रोजन आयन कैसे रहता है, ये हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ मिलकर H3O+ के रूप में रहता है। और इस H3O+ को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+ को, और ये हुआ हाइड्रोजन आयन। तो जितने भी अम्ल हैं वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। और इस हाइड्रोजन आयन को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, या तो H+AQ या फिर हम लोग इसे लिखेंगे H3O+। AQ का मतलब भी है कि यहाँ पे जल की उपस्थिति है, और इस H3O+ में क्या है, H2O के साथ ये हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकता है। अब हम देखते हैं कि क्षार को घोलने से जल में क्या होता है। एक क्षार लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ठोस अवस्था में है। अगर हम तीर के ऊपर जल लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाया जा रहा है। यहाँ पर भी हमें 2 आयनों का निर्माण होता हुआ दिखेगा, और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम इसके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जैसे हमने अम्ल के साथ किया था, तो यहाँ पर भी बल्ब जो है ना, ये बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आयन है। अब ये आयन कौन से, एक धनायन है सोडियम और दूसरा है ऋण आयन हाइड्रोक्साइड OH- आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ऐसा। दूसरा हम लोग लेते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी ठोस अवस्था में, इसको हम लोग घोलते हैं जल में, और यहाँ पर भी इसी तरह से एक धनायन और दूसरा ऋण आयन बनता है। हम लोग एक और क्षार ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। और यहाँ पर जो आयन बनते हैं ना, वो है मैग्नीशियम धनायन AQ, जल में घुला हुआ है, और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH-AQ। अब तीनों में क्या समानताएं हैं, जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, हमने देखा कि इन तीनों में जो समानता है वो है OH- आयन का निर्माण, यानी कि जो क्षारक हैं वो जल की उपस्थिति में कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या है, ऋण आयन है। जबकि अम्ल जो आयन बना रहे थे ना, वो अम्ल में किस प्रकार का आयन था, वो था धनायन H+ था। जबकि सभी क्षारक जो जल है उसमें कौन सा आयन बनाते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है OH- हाइड्रोक्साइड आयन है। अब एक परिभाषा हम लोग जानेंगे कि जितनी भी क्षार है ना, अगर ये जल में घुल जाएं, अगर ये घुलनशील हैं जल में, तो हम लोग इनको कहते हैं क्षारक। ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी क्षार जल में नहीं घुलते, कुछ ही क्षार है जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं,
क्षारक। यानी कि क्षारक की अगर हम बात करते हैं तो वो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, जल में विलेय होगा, वो घुल जाएगा आसानी से। उदाहरण जैसे अभी हम लोग 3 डिस्कस किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हम लोग ये बन गया, साथ में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या हैं, क्षारक हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऐसे कई सारे क्षार हैं ना जिनमें OH माइनस होता है, लेकिन ये जल में नहीं घुलते हैं। जबकि यहाँ पे ये जो 4 उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जल में ये क्या है, घुलनशील है। हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में वापस आते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और लवण जल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, और क्या बना इसमें, जल बना और साथ में लवण बना। अब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों जल बन रहा है, क्योंकि अम्ल जो है वो क्या बना रहा है, अम्ल बना रहा है H+ आयन, और क्षार क्या बना रहा है, OH- आयन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो अम्ल है इसके साथ क्षारक है, क्योंकि जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर बनता है ये लवण और साथ में जल। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे लिखते हैं, सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और इसके साथ कोई दूसरा आयन होता है। सभी क्षारकों में क्या होता है, OH- आयन होता है, जबकि यहाँ पे कोई धातु मेटल होता है, और इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण, ये M और X मिलकर, और साथ में बनता है HOH। ये HOH क्या है, ये जल है, H2O है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ एक्वस, साथ में OH-, ये भी एक्वस, और ये मिलकर क्या बना लिए, जल। इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, जल का, क्योंकि क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण हो जाता है। अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी अम्ल या क्षार का जल में विलयन बना रहे हैं। ये जो विलयन बनाने की प्रक्रिया है ना, ये हम लोगों को अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग जल में किसी अम्ल या क्षार को मिलाते हैं, घोलते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता है। अब ये ऊष्मा का निर्माण जो है ना, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब में लिया है ना ये विलयन, और हम घोल रहे हैं अम्ल या क्षार को, तो इतनी ऊष्मा होती है उत्पन्न कि ये उछल कर बाहर आ जाएगा, और कई बार ये टेस्ट ट्यूब भी टूट जाता है। तो हमें करना क्या होता है कि अगर हम विलयन बना रहे हैं अम्ल या क्षार का, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या जो स्टेप्स हम लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए, हम लोग को टेस्ट ट्यूब में क्या लेना चाहिए, पहले से जल लेना चाहिए, और इस जल में बूंद बूंद करके हम लोगों को कोई भी अम्ल मिलाना चाहिए धीरे धीरे, और साथ में ये जो जल है ना, इसको हम लोगों को बार बार हिलाते रहना है, धीरे धीरे हिलाते रहना है, और बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाते रहना है। यानी हम लोग पहले जल लेंगे और बाद में अम्ल मिलाएंगे, ठीक है। अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि हम लोग पहले अम्ल ले लिए और उसमें जल मिलाए ना, तो अचानक से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि अधिकांश स्थिति में क्या होता है ना कि टेस्ट ट्यूब जो है वो टूट जाता है, और ये अम्ल उछल कर शरीर में भी आ सकता है, और इससे क्या हो सकता है कि फिर नुकसान होगा। अगर ये टेस्ट ट्यूब टूटा और अम्ल जो है वो हमारी त्वचा के संपर्क में आ जाएगा, तो बहुत सारे जो अम्ल होते हैं ना, वो त्वचा के लिए, अधिकांश अम्ल जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं वो त्वचा के लिए सही नहीं होते हैं। अगर त्वचा इनके संपर्क में आती है ना, तो जल जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग कैसे विलयन बनाएंगे किसी भी अम्ल का, हम लोग टेस्ट ट्यूब में पहले लेंगे जल, और इस जल में हम लोग धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, बूंद वाइज क्या मिलाएंगे, अम्ल
मिलाएंगे, यानी कि हम लोग जल में अम्ल मिलाएंगे, अम्ल में जल नहीं। जल में अम्ल का मतलब पहले से जल है और इसमें हम लोग अम्ल मिला रहे हैं। अगर हम लोग अम्ल में जल कहेंगे ना, यानी कि पहले से इसमें क्या है, अम्ल है और इसमें हम लोग जल मिला रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। हमें करना क्या है कि पहले जल लेना है, फिर उसमें अम्ल मिलाना है, ताकि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना, वो धीरे धीरे पूरे जल में मिश्रित हो जाए, मिक्स हो जाए, फैल जाए। और इससे क्या होगा, एक जगह इतनी ऊष्मा नहीं इकट्ठी होगी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टूट जाए और किसी भी तरह का नुकसान हो। अब इस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया है। प्रक्रिया क्या है, जल में अम्ल को मिलाना या फिर जल में क्षार को मिलाना। तो जब भी हम जल में किसी अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो इससे क्या होता है ना कि एक इकाई जल में, जल की एक खास मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन है ना या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी संख्या कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम लोग जो है जल मिला रहे हैं, इसीलिए तो जल की मात्रा बढ़ती गई और एक इकाई जल में हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा या हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा क्या होते गई, कम होते गई। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है तनुकरण। तनुकरण, तनुकरण इंग्लिश में डाइल्यूशन कहेंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम लोग जल में कोई भी अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो जो आयन की सांद्रता है, आयन कौन कौन से हैं, अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन, क्षार के लिए हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी मात्रा जो है ना वो प्रति आयतन, यानी कि ये जो इनकी मात्रा है वो जल के एक प्रति इकाई मात्रा में, आयतन में वो कम होते जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण। और ये जो अम्ल हम लोगों ने मिलाया, क्षार मिलाया, इस अम्ल या क्षार को हम लोग क्या कहेंगे, तनु अम्ल या फिर तनु क्षार। क्यों तनु अम्ल या तनु क्षार? क्योंकि जल की एक खास मात्रा में इनमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम हो गई है, इनका तनुकरण किया गया है। तो कहीं पर अगर आपको तनु अम्ल लिखा हुआ मिले ना, इसका अर्थ ये है कि इस अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है ना वो अम्ल नहीं होते, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते। और ये तभी बनता है जब किसकी उपस्थिति हो, जल की उपस्थिति में। अगर जल नहीं रहा तो हाइड्रोजन आयन भी नहीं बनेगा। वैसे ही सभी क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन होता है और ये भी आयन तभी उत्पन्न होता है जब क्षार को हम लोग जल में घुलाते हैं। जल में घुलनशील क्षार को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग किसी भी अम्ल को, जैसे HCl है या फिर किसी भी क्षार को जल में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में इनके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तनुकरण। और जो अम्ल हो गया उसे हम लोग कहेंगे तनु अम्ल, क्षार हुआ तो तनु क्षार कहेंगे।